नवीन उच्च माध्यमिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह विद्वान। आज हमें भूगोल का लेसन नंबर 3 विश्व की प्रमुख जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि एवं संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस लेसन से क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इस लेसन से, जनसंख्या संबंधी से। तो सबसे पहले जनसंख्या क्या है? तो देखिए, समय की निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। समय की निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष, क्षेत्र कोई देश हो सकता है, गांव राज्य हो सकता है, गांव हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है। तो किस समय की निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। अब जनसंख्या वृद्धि, अगर इसी में मैं एक शब्द जोड़ दूं जनसंख्या वृद्धि, तो देखिए, समय की निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, अगर यहां पर वृद्धि शब्द जोड़ देता हूं तो ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हो जाएगी कि समय की निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, या 2 समय अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में परिवर्तन। देखिए, 2 समय अंतराल, किसी भी जनसंख्या की वृद्धि का 2 समय अंतरालों के मध्य पता चलता है। जैसे किसी की जनसंख्या 2001 के अंतर्गत 10 लाख थी, माना कि 10 लाख जनसंख्या है, और यह जनसंख्या 2011 के अंतर्गत 10 लाख से 15 लाख हो जाती है। तो ये जो 5 लाख जनसंख्या बढ़ी है, तो ये 10 सालों के अंतर्गत बढ़ी है। तो 2 समय अंतराल हो गया, समय के 2 बिंदु हो गए। तो 2 समय अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो वो धनात्मक परिवर्तन कहलाता है, और जनसंख्या घटती है तो ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरह से सबसे पहले जनसंख्या की परिभाषा कि समय की निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है, और 2 समय अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब आती है जनगणना। देखिए, जनगणना नाम से पता चला, जन यानी लोग और गणना यानी गिनती, यानी लोगों की गिनती। तो ये किस तरह से की जाती है? तो जनगणना की जाती है तो उसमें आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है, सामाजिक स्थिति भी देखी जाती है, परिवार की स्थिति देखी जाती है। तो उसमें व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाता है। तो निश्चित आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों सहित किसी दिए गए क्षेत्र की किसी समय अंतराल पर की गई आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण परिभाषा थी। अब विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण, देखिए, वैसे तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो किताब में दिए गए वही पॉइंटों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मृत्यु दर में गिरावट। तो देखिए, मृत्यु दर में गिरावट के कारण जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई कि पिछले लगभग 50 वर्षों के अंतर्गत वैज्ञानिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं संक्रामक रोगों और महामारियों पर समाधान के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। तो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है, तो मृत्यु दर में गिरावट के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या बढ़ी है। अगला है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। तो देखिए, विश्व में खाद्यान्नों की आपूर्ति के कारण विश्व की जनगणना प्रभावित हुई है। कृषि के क्षेत्र है, सिंचाई क्षेत्र है, और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, खाद, उन्नत बीजों का प्रयोग, तो इसके कारण उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा है तो लोगों के खाद्यान्नों की आपूर्ति हुई है, और खाद्यान्नों की आपूर्ति के कारण जो भुखमरी से जो लोग मरते थे उनकी संख्या में कमी आई है। तो इसके कारण विश्व की जनसंख्या बढ़ी है। इसके बाद में औद्योगिक विकास। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग, खनन, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में विकास, तकनीकी का विकास हुआ है। तो औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग धंधे में तकनीकी का विकास हुआ है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिला है, और रोजगार मिलने के कारण लोगों की जो जीवन जीने का तरीका है या जीवन स्तर है, उस जीवन स्तर में सुधार आया है, जिसके कारण विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसके आगे वैज्ञानिक एवं प्रागैतिक प्रगति। देखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति ये क्या है कि नए नए आविष्कारों के कारण
जो विज्ञान व्यक्ति की जो जीवन जीने का तरीका है, आरामदायक जीवन है, इससे विकास हुआ है। इसके अलावा कई तरह की जैसे चिकित्सा सुविधा है, दवाई है, इनका विकास हुआ, तो इसके कारण जो मरने वाले इनकी संख्या में कमी आई है, तो इसके कारण विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। अगला है शांति और सुरक्षा। तो शांति और सुरक्षा के कारण जनसंख्या कैसे बढ़ती है कि इसके जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, बाहरी आक्रमण होता रहता है, तो वहां पर क्या है कि जनसंख्या, कई लोग मर जाते हैं तो जनसंख्या कम होती है। लेकिन जहां पर शांति और सुरक्षा की व्यवस्था रहती है तो उस क्षेत्र के अंदर मृत्यु दर कम रहती है, और मृत्यु दर कम होने के कारण उस क्षेत्र की जन्म दर बढ़ जाती है, तो जिसके कारण विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ये थी शांति और सुरक्षा। इसके बाद में प्रवास। देखिए प्रवास क्या होता है कि किसी दूसरे क्षेत्र से लोगों का आकर बस जाना या दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। तो इसके कारण जनसंख्या कैसे बढ़ रही है कि जैसे यूरोपीय जो निवासी है, यूरोपीय महाद्वीप के जो निवासी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कई क्षेत्रों के अंतर्गत जाकर बस गए, तो उससे उन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ रही है। और इसके अलावा और क्षेत्रों के अंतर्गत जहाँ जनसंख्या शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोग आकर बस रहे हैं, तो उसके कारण क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार से विश्व की जनसंख्या वृद्धि के 6 कारण थे। मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति, शांति और सुरक्षा और प्रवास। अब इसी के इन्हीं पॉइंटों के अलावा आप देखिए कि कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भारत में भी लागू होते हैं, जैसे निर्धनता एवं गरीबी। निर्धनता एवं गरीबी के कारण जनसंख्या कैसे बढ़ती है कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत लोग निर्धन रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो उनकी सोच ये रहती है कि परिवार के अंतर्गत जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतनी ही ज्यादा इनकम होगी, तो इसके कारण विश्व की जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जैसे निर्धनता एवं गरीबी, निर्धनता एवं गरीबी। इसके अलावा अशिक्षा। ये अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उनकी सोच ये रहती है कि परिवार के अंतर्गत कितने भी सदस्य हो जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके कारण विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे बाल विवाह है, बहुपत्नी प्रथा है, तो ये कई कारण थे, लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण 5-6 पॉइंट है। मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति, शांति और सुरक्षा और प्रवास, इनके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। विश्व में जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी क्या समस्या है? तो देखिए सबसे पहले अत्यंत तीव्र और भयानक वृद्धि। अत्यंत तीव्र और भयानक वृद्धि ये क्या है कि वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है, और 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी, 714 करोड़। और इसी प्रकार से यदि जनसंख्या लगातार बढ़ती रही तो 2040 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 1400 करोड़ हो जाएगी। 2040 तक कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़। तो अब ये एक भयानक समस्या है कि लगातार विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में सीमित संसाधन। सीमित संसाधन ये क्या समस्या है कि जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या की आपूर्ति होती है, तो वो संसाधन जनसंख्या की तुलना में कम है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध है, तो इसके एक विश्व के सामने एक भयानक समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा वितरण संकेंद्रित। वितरण संकेंद्रित कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो समान रूप से नहीं है। विश्व के कुछ क्षेत्र तो ऐसे है कि बहुत कम क्षेत्र पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, और बहुत कम क्षेत्र पर तो अधिक लोग रहते हैं, और अधिक क्षेत्र पर कम लोग रहते हैं, अधिक क्षेत्र पर कम लोग रहते हैं। यानी पूरी अगर पृथ्वी की बात की जाए तो इसकी 90% जनसंख्या इसके 33% भाग पर रहती है। 90% जनसंख्या 33% भाग पर रहती है। तो कई क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जहाँ पर जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत मतलब समस्या रहने की, और कई क्षेत्र ऐसे हैं कि वो जनविहीन क्षेत्र है, लोग रहते ही नहीं है, तो जनसंख्या का वितरण सही नहीं है। इसके बाद बिना बसे भूभागों में निराशा कि पृथ्वी का 70% भाग ऐसा है कि जहाँ पर कोई भी लोग रहते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे संसाधन नहीं है लोगों के रहने के लिए, और संसाधनों के विकसित होने की संभावना भी नहीं है। तो ये एक विश्व के सामने महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अलावा प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध। तो प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध इस जनसंख्या वृद्धि की समस्या कैसे कि जब किसी प्रदेश की जनसंख्या वहां उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा अधिक हो जाती है, यानी संसाधन तो कम मात्रा में उपलब्ध है और जनसंख्या ज्यादा उपलब्ध हो जाती है, तो उस प्रदेश में भुखमरी, गरीबी, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, महामारी फैल जाती है।
तो मृत्यु दर बढ़ने लगती है, और मृत्यु दर बढ़ने के कारण उस क्षेत्र की जनसंख्या फिर कम हो जाती है। तो ये थी जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। अत्यंत तीव्र और भयानक वृद्धि, सीमित संसाधन, वितरण संकेंद्रित, बिना बसे भूभागों निराशा, प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध। तो अभी हमने इसमें अध्ययन किया था कि जनसंख्या की परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि, जनगणना, इसके अलावा विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। अब इस लेसन के अंतर्गत एक सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत ये क्या है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में वारेन एम थॉमसन ने किया। वारेन एम थॉमसन। और 1945 में इस सिद्धांत में W.F. नॉरेस्टीन इन्होंने इस सिद्धांत को संशोधित किया। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन वारेन एम थॉमसन ने 1929 में किया और W.F. नॉरेस्टीन ने 1945 में इसको संशोधित किया। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, देखिए इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने, जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या का, भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसको देखिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण लोग कहलाते हैं, और जो खेती करते हैं इसलिए खेतीहार होते हैं, खेतीहार। और शिक्षा का स्तर कम होता है इसलिए अशिक्षित कहलाते हैं, अशिक्षित। तो जिस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या ग्रामीण है, खेतीहार है, अशिक्षित है, तो वहां निश्चित रूप से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च मिलेगी। जन्म दर उच्च और मृत्यु दर भी उच्च। तो इसका कारण क्या है? जन्म दर उच्च का कारण क्या है कि जो खेतियार लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनकी सोच ये रहती है कि परिवार के अंतर्गत जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतने ही काम करेंगे, उतनी ज्यादा इनकम होगी, तो इसके कारण जन्म दर ज्यादा रहती है। और मृत्यु दर उच्च होने का कारण क्या है कि वहां पर चिकित्सा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ग्रामीण, खेतियार, अशिक्षित कहलाते हैं। इसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है। अब इधर देखिए आप, जैसे नगरीय क्षेत्र है, नगरों में रहने वाले लोग कहलाते हैं नगरीय, नगरीय। और नगरों में रहने वाले लोग जो मजदूरी करते हैं वो खेतों की जगह उद्योगों में करते हैं, औद्योगिक, खेतों की जगह उद्योगों में करते हैं। और शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, शिक्षित होते हैं, शिक्षित। इसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर
दोनों निम्न रहती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या रहती है, निम्न। तो देखिए ये था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के ग्रामीण, खेतियार और गांव में रहने वाले लोग कहलाते हैं ग्रामीण। और देखिए जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत ये बताता है कि ग्रामीण, खेतियार और अशिक्षित अवस्था से कोई व्यक्ति ग्रामीण, खेतियार, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित होता है। देखिए ग्रामीण, खेतियार और अशिक्षित अवस्था की जगह नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित होता है, तो वैसे वैसे उस ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाली उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की जगह जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न। तो ये परिवर्तन हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से जो नगरीय क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ है ये कहलाता है जननांकीय संक्रमण। और ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत लगभग 5 अवस्थाओं में होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं जननांकीय संक्रमण चक्र, जननांकीय संक्रमण चक्र। तो अब पढ़ेंगे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। तो इसकी 5 अवस्थाएं, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था के अंतर्गत प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहते हैं। प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, इसलिए इन देशों में की जो जनसंख्या है वो अत्यंत मंद गति से बढ़ती है। देखिए जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, यानी जन्म लेने वाले भी ज्यादा और मरने वाले भी ज्यादा, तो ऐसे देशों की जनसंख्या अत्यंत मंद गति से बढ़ती है। विश्व में इस अवस्था के देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के जो देश है वो जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है। तो देखिए प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है और इस अवस्था के देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर होते हैं। इस अवस्था के देश आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। जो प्रथम अवस्था में आने वाले देश हैं वो आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। और इस अवस्था में आने वाले अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं। अधिकांश रूप से अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, जैसे सूडान, कांगो, सूडान, कांगो और घाना, अंगोला, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया। तो देखिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या रहती है, उच्च रहती है। इसके कारण जनसंख्या अत्यंत मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या किस गति से बढ़ती है, मंद गति से। और इस अवस्था में आने वाले देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर रहते हैं और ये आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। इस अवस्था के अंदर अफ्रीका महाद्वीप के सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया ये देश आते हैं। इसके बाद में जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था। तो इस अवस्था में दूसरी अवस्था, इसमें भी जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च, द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास के कारण
सुविधाओं में विकास के कारण मृत्यु दर में कमी। तो देखिए प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है और द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास के कारण मृत्यु दर में क्या हुई है? कमी। द्वितीय अवस्था के अंदर मृत्यु दर में क्या हुई है? कमी। और इस प्रवस्था में जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। देखिए मृत्यु दर में कमी होगी तो जनसंख्या क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो इस अवस्था के अंतर्गत मृत्यु दर में कमी, तो मृत्यु दर में कमी होने के कारण जनसंख्या बढ़ने लगती है। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो इस अवस्था में स्वास्थ्य, देखिए विश्व के जो अधिकांश देश थे वो इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास होने के कारण द्वितीय अवस्था में आने लगे। इसके बाद में तृतीय अवस्था, इसमें जन्म दर में मृत्यु दर जन्म दर में मृत्यु दर दोनों मध्यम होती है। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों मध्यम होती है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ने लगती है। जनसंख्या बढ़ने लगती है। जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो देखिए प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च थी, जनसंख्या मंद गति से बढ़ी। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आई। इसमें जनसंख्या बढ़ी है धीरे धीरे। और द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, इसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है। और इसके अंतर्गत भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह के देश तृतीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। चौथी अवस्था है, इस अवस्था के अंदर जन्म दर मध्यम, इसके अंदर जन्म दर मध्यम, में मृत्यु दर निम्न होती है। जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होती है। तो इसके अंतर्गत जैसे न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चिली, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड और चीन, बांग्लादेश इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो यूएसए, चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया आदि देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जन्म दर मध्यम व मृत्यु दर क्या होती है? निम्न। इसके बाद में पांचवी अवस्था, पंचम अवस्था, पंचम, इसमें जन्म दर में मृत्यु दर दोनों निम्न होती है, दोनों निम्न होती है। अब देखिए कि प्रथम अवस्था से अगर पांचवी अवस्था की तुलना करें तो प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, और इस पांचवी अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? निम्न। तो देखिए ये परिवर्तन हुआ है। अभी आपको जो संक्रमण जननांग के संक्रमण सिद्धांत बताया था कि जैसे जो प्रथम अवस्था से जो पांचवी अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, यानी जो जन्म दर मृत्यु दर जो उच्च थी, ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो गई। ये जो निम्न होना ही है जननांग के संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। अब इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जन्म दर मृत्यु दर निम्न होने से जनसंख्या स्थिर हो जाती है, यानी ना तो जनसंख्या बढ़ती है और ना घटती है। और इस अवस्था में आने वाले राष्ट्रों की जो शक्ति है वो दुर्बल हो जाती है। इसके कारण यूरोप के सभी देश इस अवस्था के अंतर्गत पहुंच गए, जिससे जनसंख्या घटने की समस्या उनके सामने आ रही है। तो ये था जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। अब इससे संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और जनसंख्या घनत्व। देखिए ये जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था है, तो ये टॉपिक अधिकांश रूप से अब जो 20 जून को होने वाली एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो अब जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो देखिए जनसंख्या घनत्व कैसे कहते हैं कि प्रति इकाई
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। या आप यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के मध्य जो अनुपात मिलता है वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। तो अब इसमें जनसंख्या घनत्व के 5 सूत्र हैं, इन सूत्रों को और देख लीजिए यहां पे। सबसे पहले गणितीय घनत्व, गणितीय घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसके बाद में दूसरा है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व का कुल जनसंख्या बटे संसाधनों की उपलब्धता। कुल जनसंख्या बटे संसाधनों की उपलब्धता। इसके बाद में तीसरा सूत्र है कार्यक जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्र। कृषि योग्य क्षेत्र। इसके बाद में चौथा सूत्र है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व और इसका सूत्र है कृषक जनसंख्या। कुल कृषक जनसंख्या बटे कृषि योग्य क्षेत्र। कृषि योग्य क्षेत्र। और लास्ट है पोषण घनत्व। कुल जनसंख्या बटे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। तो ये थे जनसंख्या घनत्व के 5 सूत्र। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा और धन्यवाद।